हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड सीएससी एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इन दिस वीडियो हम लोग बीपीएससी के जो पिछले 5 साल के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। और इससे पहले मैंने 3 वीडियोज़ और अपलोड किए हैं, आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो ये लॉ आया था, इस पे एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ओके, बैंक्रप्सी क्या है? इट refers to a financial state in which a individual entity is unable to pay off their debts as they become due. Insolvency refers to a legal process whereas the assets of debtor are liquidated and reorganized for the benefits of creditors. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है आपका bankruptcy is a state where insolvency is a conclusion. फोर्थ स्टेटमेंट है बैंक द IBBI is a regulatory body responsible for the overseeing insolvency and bankruptcy proceedings. Which of the above statements are correct? ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसका आंसर आपको देना है। आप वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़िए एंड आंसर दीजिए इसका। ओके, तो आई होप आपने इसका आंसर देख लिया होगा। तो इसका आंसर जो है वो है ओनली 4। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स, कितनी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है, तो सिर्फ जो फोर्थ स्टेटमेंट है जो कि ये है, IBBI इज अ रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स, सिर्फ ये करेक्ट है। बाकी की जो ऊपर की 3 स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, बैंक्रप्सी इज अ स्टेट वेयर इज इंसॉल्वेंसी इज अ कंक्लूजन, नहीं, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। इन्होंने इसको मतलब एक्सचेंज कर दिया है। मतलब इंसॉल्वेंसी जो है वो स्टेट होता है और बैंक्रप्सी कंक्लूजन होता है। बैंक्रप्ट ना एक कंक्लूजन ही होता है, मतलब एक इंसान जो है उसको बैंक्रप्ट घोषित कर दिया है बैंक ने कि ये इंसान अब लोन वापस नहीं कर सकता, वापस लोन रिपे नहीं कर सकता, तो बैंक्रप्सी इज अ कंक्लूजन। ठीक है, वेयर इज इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट। इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपना डेट पे ऑफ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो उस स्टेट में है। तो यहाँ पे जो ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको इंटरचेंज कर दिया है इनके मतलब को। ठीक है, ओके, जो स्टेटमेंट सेकंड है हमारा वो भी देखेंगे हम। इंसॉल्वेंसी रिफर्स टू अ लीगल प्रोसेस वेयर द असेट्स ऑफ डेटर आर लिक्विडेटेड एंड रीऑर्गेनाइज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द क्रेडिटर्स, नहीं, ये बैंक्रप्सी में होता है। ठीक है, जब बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दिया जाता है तब उस इंडिविजुअल के एसेट्स, ठीक है, लिक्विडेट हो जाते हैं और रीऑर्गेनाइज कर दिया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, ओके, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे भी दोनों को इंटरचेंज किया है। ठीक है, बैंक्रप्सी नहीं आएगा यहाँ पे, इंसॉल्वेंसी आएगा। मैंने आपको बताया था यहीं पे कि इंसॉल्वेंसी जो है वो एक स्टेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बैंक्रप्सी फाइनेंशियल स्टेट नहीं है। इंसॉल्वेंसी रिफर्स टू अ फाइनेंशियल स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल और एंटिटी इज अनेबल टू पे ऑफ देयर डेट। तो समझ में आया आपको? ठीक है, जब आप पीवाईक्यूज करते हो तो आप समझ पाते हो एग्जामिनर का माइंडसेट कि कैसे वो गलत स्टेटमेंट्स को फ्रेम करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि कभी कभी एग्जामिनर जो है वो स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज कर देता है। ठीक है, ओके, अब थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके लिए। जो IBBI जो था ये 2016 में लॉन्च किया था। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वॉज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1950। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा 1956। ठीक है, 1956 वाज द टाइम जहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसी रेजोल्यूशन को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा था। ये हो सकता है बीपीएससी फिर से पूछ ले इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1956 में आया था। आई होप आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप स्टेटमेंट्स पढ़िए और वीडियो को पॉज करके आंसर देना है आपको। ठीक है, तो PLI स्कीम के बारे में बोला गया है। दिस स्कीम ऑफर्स अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इस स्कीम के 2 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, नेमली ग्लोबल कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज। थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, ये नीचे आना चाहिए था। ये थर्ड स्टेटमेंट है। द स्कीम शैल एक्सटेंड एन एवरेज इंसेंटिव ऑफ अराउंड 8% ऑन नेट इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड कवर्ड अंडर द टारगेट सेगमेंट टू एलिजिबल कंपनीज फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर। ठीक है, और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि PLI में क्या क्या इंक्लूड होगा, लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर एंड अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर। ठीक है, इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए आप जल्दी से। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं? सबसे पहले तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है PLI स्कीम में, अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा।
कि ऐसी कोई कैटेगरी नहीं बनाई है कि ग्लोबल कंपनीज़ का अलग है, डोमेस्टिक कंपनीज़ का अलग है, ठीक है? तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या है? द स्कीम शैल एक्सटेंड एवरेज इंसेंटिव अराउंड 8%। 8% नहीं दिया गया है। मैंने आपको जब हम पिछली वीडियोज़ में पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे इकोनॉमिक्स के, मैंने आपको बताया था कि यूजुअली जो ये फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं इनको गलत सेट कर देता है एग्जामिनर, ठीक है? देखो यहाँ पे 2 फैक्ट्स हैं तो इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे पहले तो उसने लिखा है कि 8% इंसेंटिव देगा, दूसरा उसने बोला है कि 6 साल के लिए देगा। हमें क्या पता 5% इंसेंटिव दिया हो या 4% दिया हो, ठीक है? 6 ईयर्स की जगह क्या पता 3 साल के लिए दिया हो या 10 साल के लिए दिया हो। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो जाना चाहिए कि हाँ, ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, ठीक है? दूसरा, तो इसमें अब करेक्ट स्टेटमेंट कौन-कौन से हुए? एक तो फर्स्ट हुआ, ठीक है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका आप वो देखिए कैसा साउंड कर रहा है ये। इसमें आपको लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड करके बोला गया है? नहीं, सिंपल भाषा बोल रहा है कि स्कीम जो है वो पीएलआई इंसेंटिव ऑफर करता है टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इन मोबाइल फ़ोन। इसको पढ़ के आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार कोई बहुत एक्स्ट्रावेगेंट बात कर दी है, ठीक है? तो जनरली इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो करेक्ट होते हैं, ठीक है? पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड और थर्ड आपका गलत हो जाएगा। तो कौन-कौन से इसमें मतलब दिया गया है ऑप्शन में? 1 सेकंड, वेट। ओके, 1 एंड 3 एंड 2 एंड 3, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 एंड 3 वुड बी द आंसर। ये देखिए यहाँ पे 2 एंड 3 है ना, ये देखिए 2 एंड थर्ड 3 स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द स्वामित्व स्कीम। ओके, स्वामित्व स्कीम जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। Statement 2, this scheme seeks to create a geo-positioning infrastructure like CORS network to benchmark the location and provides 5 centimeter level accuracy. ठीक है? Third statement, CORS means cross origin resource sharing. Statement 4, the scheme is reformative step towards establishment of clear ownership of property in rural inhabited areas by mapping the land parcels using the drone technology. देखो, अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर स्कीम के बारे में अवेयर हो। जैसे अभी यहाँ पे स्वामित्व स्कीम है, उससे पहले हमने जो है एक और क्वेश्चन देखा था आईबीबीआई वाला। तो कभी-कभी क्वेश्चंस को इंटेलिजेंस से भी सॉल्व करना चाहिए हमें, ठीक है? देखो, आप फोर्थ स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये जो स्कीम है ना, ये किसकी बात कर रहा है? क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहैबिटेड एरियाज। ये किसकी बात कर रहा है? बाय मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल्स यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसी कोई बात हो रही है, ठीक है भाई? फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आप, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। अब आप एक मुझे बात बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर क्यों आएगा? अगर ये फोर्थ स्टेटमेंट सही है, अगर हम मान लेते हैं कि ये सही है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर नहीं आना चाहिए, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर तो आपका मिनरल रिलेटेड, अगर मान लो कि अगर आपके पास कोल की अगर कोई बात हो रही है ना, या फिर आयरन की, मिनरल्स की अगर बात हो रही है इस स्कीम में, तो आना चाहिए था ना मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती है, या तो ये सही है तो ये गलत हो जाएगा, या फिर अगर ये गलत है तो क्या होगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है? दोनों में से दोनों सही नहीं हो सकते, बस आपको ये समझना है, ठीक है? तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपके जो है वो करेक्ट नहीं हो सकते, तो आप डी को तो एलिमिनेट ही कर दोगे, ठीक है? डी आपका क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, ओके, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको इसमें बताना है। तो हमें क्या, हमने अभी तक क्या कंक्लूजन निकाला कि जो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट है ये दोनों आप दोनों सही नहीं हो सकते। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से गलत कौन सा है, शॉर्ट शॉर्ट। तो इसके लिए हम जो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है इनकी हेल्प लेंगे। सेकंड ऑप्शन में आप देखिए, दिस स्कीम सीक्स टू क्रिएट जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कॉर्स नेटवर्क टू बेंचमार्क द लोकेशन। लोकेशन को ये आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है एंड प्रोवाइड 5 सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी। मतलब आपको नहीं लग रहा कि ये और ये स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्योंकि देखो इस स्टेटमेंट को सेकंड स्टेटमेंट बैक कर रही है ना? ये भी क्या बोल रहा है कि ये क्या करना चाहता है? मैपिंग करना चाहता है लैंड पार्सल की। और सेकंड स्टेटमेंट भी ये बोल रहा है कि लोकेशन को बेंचमार्क करना चाहते हैं, है ना? तो सेकंड स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट को बैक कर रहा है। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि फर्स्ट तो गलत है, ठीक है? यहाँ पे लैंड मैपिंग की बात हो रही है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर नहीं आ सकता। तो फर्स्ट जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है? फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है? तो आपको अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपको इसमें से इनकरेक्ट बताना है। तो आपको पता है वन तो इनकरेक्ट है ही है, तो या तो बी आपका ऑप्शन होगा या फिर डी होगा, ठीक है? बी और डी में से आपको चूज करना है। अब बताओ आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? बताओ, फोर्थ तो सही है ना? तो आप क्या चूज कर लोगे? बी चूज कर लोगे। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। थर्ड देखो क्या है, कॉर्स मीन्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये गलत है। हो सकता है कि कॉर्स का मतलब कुछ और हो, है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। इन चारों ऑप्शंस में से जो है आपके फर्स्ट और थर्ड जो है वो गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है? अब इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है? स्वामित्व स्कीम जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर आती है।
और इसमें क्या बोला गया है कि विलेजेस के जो लैंड्स हैं उनको मैपिंग करने की बात की गई है यहाँ पे। ऑल राइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू द स्टैगफ्लेशन इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टैगफ्लेशन ला सकते हैं। पहला ऑप्शन, हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। फोर्थ, एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, आपको इसमें से सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए इसका। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4। ये सारे ही जो है फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो स्टैगफ्लेशन को कॉज करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन मतलब जब आपके प्राइस लेवल भी इंक्रीज हैं, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो भी इकोनॉमी में इंक्रीज है। ठीक है, समझ में आया आपको। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है। ठीक है, तो बताइए कौन कौन से फैक्टर्स कॉज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप देखिए, हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है वो खर्चा कर दिया है। ठीक है, रुपी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केट में, उससे इन्फ्लेशन आ गया है। ठीक है, रुपी बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। ठीक है, तो रुपी सब जब बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है, जो चीज़ 10 रुपये में मैंने आपको पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था, 10 रुपये में आप बहुत सारी चीज़ें पहले खरीद पाते थे, लेकिन अभी आप नहीं खरीद सकते उतना, तो उसकी वैल्यू गिर गई ना, है ना। तो हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर से क्या हो सकता है, स्टैगफ्लेशन आ सकता है। दिस कुड बी अ कॉज। उसके बाद डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो रहा है एंड स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल इससे भी स्टैगफ्लेशन आ सकता है। ठीक है, अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इतना तो उसका क्या मतलब है, लोग नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, मनी की वैल्यू कम हो गई है, तो उससे भी स्टैगफ्लेशन आ सकता है। थर्ड है डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो चुकी है, स्टैगफ्लेशन आएगा उससे। कंज्यूमर स्पेंडिंग क्यों कम हो रही है, बिकॉज रोजगार नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो उससे भी स्टैगफ्लेशन आ सकता है। फोर्थ, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिवनेस। देखो अब ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जब भी यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, मान लो जैसे $1, पहले क्या कंडीशन थी, $1 में आपको 80 रुपीज़ मिल जाते थे, ये एक्सचेंज रेट था। ठीक है, अब $1 में कितने मिल रहे हैं, इसकी वैल्यू हो गई है अभी 40 रुपीज़। ठीक है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, अप्रिशिएट हुई है। देखो इसे ध्यान से समझते हैं, पहले $1 में 80 रुपीज़ मिल रहे थे, अब $1 में सिर्फ 40 रुपीज़ मिल पाएंगे, है ना। मतलब कोई अगर एक फॉरनर है वो $1 देता, उसको 80 रुपीज़ मिल जाते, लेकिन अभी ये वो $1 दे रहा है तो उसको 40 रुपीज़ ही मिल पा रहे हैं, है ना। तो हमारी करेंसी हमारे पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हमारी करेंसी तो अप्रिशिएट हुई, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई भाई, है ना। अब अगर उसको 80 रुपीज़ चाहिए तो उसको एक की जगह $2 देने पड़ेंगे। ठीक है, पहले उसको $1 में 80 मिल रहा था, लेकिन अभी उसको $1 में 40 ही मिल रहा है सिर्फ। तो अगर उसको 80 रुपीज़ चाहिए तो उसको $2 देने पड़ेंगे, तब जाके उसको 80 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जब करेंसी अप्रिशिएट हुई, यानी कि जब 80 से 40 हुआ, तो इससे क्या हुआ, हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हुई। ठीक है, अब इसको एक्सपोर्ट को समझते हैं। मान लो कि मैं एक टी शर्ट बेच रही हूँ 80 रुपीज़ की। ठीक है, फॉरेन मार्केट में जो एक टी शर्ट में बेच रही थी वो 80 रुपीज़ की थी। अब मेरी करेंसी क्या हो गई है, अप्रिशिएट हो गई है। पहले क्या होता था कि एक कोई भी अमेरिकन था वो सिर्फ $1 देता था, उसको 80 रुपीज़ की इंडियन टी शर्ट मिल जाती थी। तो अब वो क्या, अब उसको क्या, अब सिनारियो चेंज हो चुका है। अब जो है उसको $2 देने पड़ेंगे, तब जाके वो मेरी 80 रुपीज़ की टी शर्ट ले सकता है ना। तो अब वो क्या प्रेफर करेगा, वो कोई और ऑप्शन देखेगा, वो इंडियन टी शर्ट लेगा ही नहीं, वो यही देखेगा कि कहाँ से मुझे $1 में टी शर्ट मिल जाए। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ कि अप्रिसिएशन होता है अगर डोमेस्टिक करेंसी का, तो उससे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमारी कम होती है। ठीक है, अगर ये होता है तो इससे भी स्टैगफ्लेशन आ सकता है। आप देखोगे कि फॉरेन में हमारी चीज़ कोई लेगा ही नहीं, सब दूसरे देशों से कपड़े उठाएंगे अपने। मान लो अफ्रीका या कोई भी और नेशन देखेंगे जहाँ हमें $1 में टी शर्ट मिल जाए, तो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो हमारी फैक्ट्रीज होंगी या जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन स्लो डाउन होगा तो उससे क्या आ सकता है, स्टैगफ्लेशन आ सकता है। ठीक है, तो ये जितनी भी ऑप्शंस हैं सारे स्टैगफ्लेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया। ठीक है, ये 69 आपका बीपीएससी में आया था। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या सच नहीं है। ठीक है, इट हैज़ एक्सपैंडेड द ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन बी, इट हैज़ लेड टू द ग्रेटर फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये तो सच बात है ना, ये तो सही है। ऑप्शन सी, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन
इम्पोर्ट्स, ठीक है। ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका आंसर बताइए क्या होगा वीडियो पॉज करके। ओके तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आई होप बन गया होगा आपसे, ठीक है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है, ठीक है। इसने एक्सपैंड किया है ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इट हैज़ लेड टू द ग्रेटर फ्लो ऑफ एफडीआई, ठीक है, हाँ एफडीआई हमारा बढ़ गया है, इससे ये भी करेक्ट है। देन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इम्पोर्ट, ये जो है ये गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स आज भी हमारे इम्पोर्ट से कम है, हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट बिल जो है वो हमारा हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग बहुत सारा ऑयल परचेज करते हैं, इसकी वजह से हमारे इम्पोर्ट बिल जो है हमेशा एक्सपोर्ट से ज़्यादा आता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट, ठीक है। प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आपको पता होगा, तो उसके बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई है। द एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, द एक्सपेंडिचर इज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द एक्सपेंडिचर इज ऑन एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। अब आप इसका आंसर बताइए मुझे, ठीक है। ओके तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। अब फटाफट से समझते हैं प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो, प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, हमेशा याद रखना ये वन बिग डिफरेंशिएशन बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान इज, प्लान में क्या होता है जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो या खर्चा करते हो, एक्सपेंडिचर जो भी आपका होता है वो प्रोडक्टिव एरिया में होता है, ठीक है। प्रोडक्टिव एरिया में आप हमेशा खर्चा करते हो, जैसे एग्रीकल्चर में है ना, डिफेंस में, प्रोडक्टिव एरियाज में आपका जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको प्लान एक्सपेंडिचर बोला जाता है, ठीक है। इसको प्लान किया जाता है आपका बजट में, ठीक है। जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है वो आपके मतलब प्रोडक्टिव एरियाज में नहीं होता। जैसे आप सब्सिडीज दे रहे हो तो इज इट प्रोडक्टिव फॉर यू, नहीं। आप स्कॉलरशिप दे रहे हो या फिर मान लो आप ट्रांसफर पेमेंट दे रहे हो, है ना, या फिर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, दीज आर नॉन प्रोडक्टिव एरियाज, आप लोन अपना रीपे कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होगा। तो इसके हिसाब से आप समझ गए होंगे ये आंसर क्यों है, ठीक है। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वट इज अ पॉलिसी मेजर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। ओके ऑप्शन ए है एमएसपी, ऑप्शन बी है आपका मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, ऑप्शन बी है मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, ऑप्शन सी है पीडीएस, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं ए बी सी तीनों ही जो हैं क्या है आपका एग्रीकल्चर के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ही लाए गए हैं। तो इनमें से क्या होगा आंसर आपका मोर देन वन ऑफ दी, मतलब एक से ज़्यादा जो है वो आपका एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए लाया गया है। ओके क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच कमेटी सजेस्टेड इनैक्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया है। पॉज करिए और आंसर दीजिए इसका। ओके तो आंसर क्या होगा इसका, एस वी एस राघवन कमेटी। एस वी एस राघवन कमेटी ने कॉम्पिटिशन एक्ट इनैक्टमेंट कराया था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसने एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस किया था, ठीक है। एमआरटीपी एक्ट क्या है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करके आया था कॉम्पिटिशन एक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट सर्वेज फॉर डिटरमाइनिंग द पोवर्टी लाइन, कौन सा इनमें से जो है वो पोवर्टी लाइन एस्टिमेट करता है। आरबीआई तो नहीं करता है ना, नीति आयोग भी नहीं करता है। आंसर क्या होगा इसका, एनएसएसओ। ये अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो ये पिछली वीडियो में ये पीवाईक्यू रिपीट हुआ है, ठीक है। तो एनएसएसओ जो है वो सर्वे कैरी आउट करता है टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन। ओके क्वेश्चन नंबर 11, इन विच बजट डिड द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, कौन से बजट में लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। पॉज करिए और आंसर दीजिए इसका। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी यूनियन बजट 1992-1993 में ये लिबरलाइज्ड रेट एक्सचेंज रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। 1991 में ही आपकी एलपीजी पॉलिसी भी आई थी, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। ऑप्शन ए ग्रोथ, ऑप्शन बी मॉडर्नाइजेशन, ऑप्शन सी सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ है आपका लिटरेचर, ठीक है। इनमें से कौन कौन से 5 ईयर प्लान के गोल्स हैं, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर एज पर बीपीएससी क्या होगा, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। देखो लिटरेचर जो है वो नहीं है 5 ईयर प्लान का गोल, तो फोर्थ जो है वही एलिमिनेट हो गया, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और डी आपका आंसर होगा, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन गैस प्राइसिंग
रिकमेंडिंग अ कंप्लीट प्राइस फ्रीडम फ्रॉम जनवरी 1 2026। ठीक है, इनमें से कौन सी कमेटी है जिसने बोला है कंप्लीट प्राइसिंग फ्रीडम ऑन द गैस प्राइसिंग? ठीक है, अरुण गोयल कमेटी, किरित पारेख कमेटी, पीके मोहांती कमेटी एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, किरित पारेख कमेटी। ठीक है, किरित पारेख कमेटी जो है उन्होंने क्या बोला है, रिपोर्ट सबमिट की है ऑन द गैस प्राइसिंग रिकमेंडिंग द कंप्लीट प्राइस फ्रीडम फ्रॉम जनवरी 1 2026। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया? तो इट इज़ अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र हैज एमर्ज्ड एज अ लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? एक सेकेंड। उत्तर प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। डी, ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, अब शुगर इंडस्ट्री जो है, शुगर से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले येस, इट इज़ अ वेट लॉसिंग इंडस्ट्री। वेट लॉसिंग इंडस्ट्री कौन कौन सी होती हैं? जो अपना वेट लूज कर देती हैं। मतलब देखो, शुगर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं शुगर केन की फॉर्म में, है ना? शुगर केन क्या होगा आपका? रॉ मटेरियल होगा। तो जब रॉ मटेरियल का जो वेट है वो आगे जाते जाते जो फिनिश्ड गुड है, देखो ये आपका रॉ मटेरियल है शुगर केन, फिनिश गुड क्या है? आपकी शुगर। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल का जो वेट है वो बहुत कम होता है लेकिन फिनिश गुड में तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी बढ़ जाता है वेट उनका, तो उसको वेट लूजिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो शुगर भी उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इट इज़ अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री। एंड ऑप्शन सी, यूपी इज अ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूपी इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, उसके अलावा शुगर के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम। एक सेकेंड। ठीक है, तो शुगर, इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, कौन सी सॉइल में ये उगता है? देखो, ये ना एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है। इट इज़ नॉट अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, इट इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। ठीक है, पहली चीज़ तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है। दूसरी चीज़ क्या है, इसको कम से कम 10 से 15 महीने चाहिए पूरा ग्रो होने के लिए। ठीक है, उसके अलावा एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए इसको? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, है ना? उसके अलावा रेनफॉल कितनी चाहिए? 100 से लेके 150 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके अलावा ऐसी इसकी कोई स्पेसिफिक सॉइल नहीं है ये, मतलब जैसे ब्लैक सॉइल में भी उग सकता है, लोमी सॉइल में भी उग सकता है, तो सॉइल उतना याद रखना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। ठीक है, हाँ, पर ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, इंडिया जो है शुगर का वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वाटर गजलिंग क्रॉप है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हमारा अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म कर देता है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए शुगर की इंडस्ट्री में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेज एक्ट 2005? ऑप्शन ए, जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑप्शन बी, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन सी, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? तीनों ही होंगे। ठीक है, ठीक है, देखो तीनों स्टेटमेंट जो है, अब इसमें गलत क्या हो सकता है आप खुद बताइए। सेज एक्ट आया है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस। सेज जो है एस्टैब्लिश होगा, कोई सेज जोन बनेगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट होगा, है ना? प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल। जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये सारे स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं होने चाहिए आपके। अगर आप ये भी गलत कर रहे हो तो आप फिर काफ़ी पीछे हो। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अब थोड़ा सेज एक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो जो आपका सेज एक्ट था ये आया था आपका 2005 में। ठीक है, सेज एक्ट जो है वो आपका 2005 में आया था। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि सेज जोन्स बनाना पूरे इंडिया में। ठीक है, पूरे इंडिया में तो नहीं बन पाया अभी, लेकिन हाँ, जो सबसे पहला सेज जोन आपका बना है वो कहाँ बना है? कंडाला में, गुजरात में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बनाया है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं इंडिया में, जहाँ पे क्या होता है पर्पस कि जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका काम है एक्सपोर्ट करने का, उनके ऊपर कम टैरिफ लगाया जाता है, उनको लाइसेंस काफ़ी जल्दी इशू कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन सबसे क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बूस्ट होते हैं। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन था इसलिए करेक्ट हुआ। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली जनरेट होगा। अगर आप एक सेज जोन बनाओगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डालोगे, तो जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाओगे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। With reference to the consumer dispute redressal as a district level in India, which one of the following statement is not correct? ठीक है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल की यहाँ बात हो रही है, तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, अ स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन अ डिस्ट्रिक्ट इफ इट सीम्स फिट। ऑप्शन बी, वन ऑफ द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी अ वुमेन।
ऑप्शन सी, द डिस्ट्रिक्ट फोरम एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट एक्सीड द रुपी 50 lakhs। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ दी अबव। ये सारे ही जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये सब करेक्ट हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट फोरम बना सकती है इफ़ इट सीम्स फिट, और वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी ए वुमेन। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपकी जो कंप्लेन है वो उन्हीं गुड्स की होगी जिनका 50 लाख से ज़्यादा का कॉस्ट नहीं है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वैल्यू एडिशन क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ये जानना है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, इसका मैंडेट क्या है, टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव एंड स्पीडी जस्टिस। ठीक है, ये तो याद रहेगा आपको। और ये इसे हेड कौन करता है, इसको हेड करता है जज ऑफ एससी। ठीक है, रिटायर्ड जज ऑफ एससी और एचसी। ठीक है, तो ये आना चाहिए आपको। ठीक है, ऑल राइट। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द न्यूज़ पेपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड। ऑप्शन ए दुर्गापुर, ऑप्शन बी नेपानगर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी सतना। ठीक है, इनमें से बताइए क्या आपका आंसर है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे नेपानगर। ठीक है, नेपानगर जो है वो आपका न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये कहाँ पे आता है आपका एमपी में। ठीक है, इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको क्या पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट पेपर मिल था वो कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट पेपर मिल जो था आपका वो वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश हुआ था, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम फॉर important updates. Thank you so much.